तो मैं हैंडल करती हूँ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन सपोर्ट। तो ये मेरा शॉर्ट परिचय है। अभी चलते हैं सीधा क्लास के सेशन के लिए। क्या आप लोग मेरे स्क्रीन देख पा रहे हैं? क्लास में क्या सीखेंगे? 1 घंटा का सेशन जो है इसमें हम ये सीखेंगे कि क्या स्पोर्ट्स में प्रोटीन का रोल होगा। ये तो आप लोग वैसे ही जानते हैं, बट मैं अपना न्यूट्रिशन की नजरिए से बात करूंगी। दूसरी चीज है कि हम कितना डोज लेना है प्रोटीन, कितना क्वांटिटी लेनी है, टाइमिंग क्या है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए प्रोटीन, वो भी जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि क्या अच्छी प्रोटीन सोर्सेज हैं ताकि हम खाली सप्लीमेंट के ऊपर ना डिपेंड होके फूड बेस्ड सोर्सेज भी देखें कि क्या हो सकता है। इसके अलावा देखते हैं कि कहीं ओपिनियंस है बहुत सारे लोगों में कि प्रोटीन लेने से कैल्शियम वीक हो जाता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो हम देखते हैं ऐसे 4-5 ओपिनियंस जिसके बेसिस पे साइंस टिका हुआ है, क्या वो सही है गलत है, वो हमारा एंड ऑफ द सेशन होगा। तो इस 4 लर्निंग आउटकम्स होंगे हमारी इस सेशन के दौरान। तो क्या क्या कवर होगा इस सेशन में? पहली चीज हम कवर करेंगे कि बेसिकली प्रोटीन्स का फंक्शन क्या है इन अ ह्यूमन बॉडी, एंड देन स्पोर्ट्स में इसका रोल क्या है वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ मसल प्रोटीन सिंथेसिस, एमपीएस इज मसल प्रोटीन सिंथेसिस, ये देखेंगे। देन क्या रिक्वायरमेंट है, कितना एक एथलीट को अक्रॉस स्पोर्ट्स, मतलब अलग अलग स्पोर्ट्स के होंगे, अलग अलग एज ग्रुप्स के होंगे, अलग अलग लेवल ऑफ ट्रेनिंग के होंगे, तो उस बेसिस पे हम देखेंगे कि कितना इनका प्रोटीन कैसे अफेक्ट करता है एंड कैसे होना चाहिए, मतलब कितनी मात्रा में होना चाहिए इन क्वांटिटी। और ये भी देखेंगे कि प्रोटीन की क्वालिटी क्या होता है, किस बेसिस पे डिसाइड होती है, एंड कौन सी टाइमिंग देने पे हमारा मसल प्रोटीन सिंथेसिस इंप्रूव होगा, उस पे जिक्र करेंगे। एंड ऑफ कोर्स रिकवरी की बात तो होती ही रहेगी जब हम एथलीट की जिक्र कर रहे हैं, एंड प्रोटीन का रोल देखेंगे। एंड स्पेशल पॉपुलेशन, यहाँ पे मैं 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरी लूंगी। एक है अडल्ट एथलीट्स, जो मास्टर एथलीट्स बोलते हैं, जो 40 प्लस के अबव भी कॉम्पीट करते हैं। अगर आप उनको कोचिंग कर रहे हैं तो आपका प्रोटीन के हिसाब से क्या रिकमेंडेशन होगा। इसके साथ साथ जब प्रोटीन बोलते हैं, हम सबको पता है कि लार्जली एनिमल बेस्ड फूड से होता है, तो अगर वो बिल्कुल वेजिटेरियन है तो इस कंडीशन पे क्या उनका, हम कैसे इसको एड्रेस कर पाएंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस सेशन पे। इसके साथ साथ मिथ्स जो मैंने पहले ही बताया है। तो आगे जाते हैं, शुरू करते हैं फंक्शन से। बेसिकली अगर हम एक सेंटेंस में बोलें तो प्रोटीन क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर मतलब एक इमारत जैसे बनती है, एक स्ट्रक्चर होता है, वैसे स्ट्रक्चर का, एंड फंक्शन मतलब क्या काम करता है, ये दोनों काम प्रोटीन करती है। तो हम अलग अलग देखते हैं कि स्ट्रक्चरल रोल क्या है एंड फंक्शनल रोल क्या है, क्योंकि एथलीट के लिए ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम जाते हैं तो हम सबको पता है कि बचपन से हम पढ़ के आ रहे हैं कि एक सेल जो है उसका कंपोनेंट जो है वो प्रोटीन से बनती है, प्रोटीन से भी बनती है, एंड हर सेल से जुड़ के बनती है टिश्यूज। सो सेल्स और टिश्यूज का कंपोनेंट होता है प्रोटीन। एंड जब हम बोलते हैं टिश्यूज तो इसका हमें बोलना नहीं चाहिए कि कनेक्टिव टिश्यू में भी प्रोटीन होता है। एंड कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए मैं यहाँ खास तौर पे मेंशन कर रहा है क्योंकि हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, एथलीट्स की बात कर रहे हैं। जब फंक्शन की बात आती है, जो काम करता है, वो है ये एक कोएंजाइम है। कोएंजाइम मतलब ये रेगुलेट करती है हमारी बॉडी की जितनी भी हॉर्मोन्स हैं, वो सबका रेगुलेट करता है, या ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी एक कार जैसा, एक बस जैसा ये काम करता है, ताकि फॉर एग्जाम्पल अगर हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करनी है तो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, एक प्रोटीन के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होगा। तो ऐसे एक ट्रांसपोर्ट यानी एक व्हीकल की तरह काम करता है। इसके साथ साथ हॉर्मोन्स जो जितने भी हमारे शरीर में हम सब जो काम करते हैं, वो बेसिकली वो हार्मोन्स की रिलीज से होती है, राइट फ्रॉम ग्रोथ। ग्रोथ कैसे होता है, हार्मोन की वजह से होता है। हमारी सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं, हार्मोन्स की वजह से होते हैं। हमारी एक्टिविटी कैसी होती है, हार्मोन्स की वजह से होती है हमारी। फॉर एग्जाम्पल हम बहुत शांत बैठे हैं या एक्साइटेड है, हैप्पी हैं, वो भी कैसे होता है, वो हार्मोन्स की रिफ्लेक्शन से होता है। ये सारी चीजें जो कंट्रोल करती है या इसका फंक्शन जो है वो प्रोटीन की काम होती है कि ये एंजाइम्स या हार्मोन्स की काम करें। एंड ऑफ कोर्स यस, बोन्स एंड ग्रोथ दोनों का
भी इसका पूरा सपोर्ट मिलता है प्रोटीन से। जब मैं बोन्स बोल रही हूँ, स्पोर्ट्स में जितना मसल की जरूरत है उतना बोन की, हेल्दी बोन्स की भी जरूरत है। देयरफॉर ये दोनों चीजें भी जो कोविड की दौर चल रहा है, हमें डिफेंस मैकेनिज्म चाहिए, यानी इम्यूनिटी चाहिए। इम्यूनिटी का भी रोल में प्रोटीन का हाथ है। जब मैं डिफेंस मैकेनिज्म बोल रही हूँ, एथलीट के लिए जो इम्यूनिटी है वो थोड़ा सा सप्रेस रहता है, यानी कम होता है, क्योंकि उनकी एक्सेसिव एक्टिविटी की वजह से। सो इसीलिए प्रोटीन इसमें भी काम करता है। अगर ये जनरली तौर पे हम देखें, इसके अलावा हम देख सकते हैं कि की फंक्शंस भी है। इसका मतलब मसल की जरूरत है स्पोर्ट्स में। अगर हम सही मात्रा में प्रोटीन को सप्लीमेंट नहीं करते हैं, देन या सप्लीमेंट करना मतलब जरूरी नहीं कि वो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक सप्लीमेंट जो डब्बे में आती है उसकी बात कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि डाइट से भी हो सकता है। सो जब हम प्रॉपर तरीके से कोई भी एथलीट को सही मात्रा में या सही क्वालिटी की प्रोटीन नहीं देते हैं, देन मसल एट्रोफी यानी मसल्स पूरी अच्छी तरह से नहीं बनती है, क्वालिटी मसल्स नहीं बनती हैं। इसकी वजह से प्रॉपर तरीके से शरीर काम नहीं कर पाएगा जितना एक एथलीट के लिए जरूरत है। तो दो चीजें हैं जब मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। एक है मायोफाइब्रिलर प्रोटीन्स और दूसरी है माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स। ये बिल्कुल आपकी स्पोर्ट्स के रिलेटेड है। जो प्रोटीन्स, जो फंक्शन एंड स्ट्रक्चर की जब हम बात कर रहे थे, तो स्ट्रक्चर में ये है कि जो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या पावर स्पोर्ट्स हैं, इन एथलीट्स को हायर परसेंटेज ऑफ मायोफाइब्रिलर प्रोटीन चाहिए, यानी स्ट्रक्चर ये वाली चाहिए। हालांकि जब एंड्योरेंस एथलीट्स हैं जिनका ज्यादा एरोबिक ट्रेनिंग होती है, तो उन लोगों को माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन जरूरत होती है। तो ट्रेनिंग के हिसाब से, स्पोर्ट के हिसाब से जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो बनती है, उस हिसाब से वो मॉडिफाई होना चाहिए एंड देयरफॉर डाइटरी इंटरवेंशन भी ऐसी होना चाहिए। एक और चीज हमें ध्यान में रखना है कि प्रोटीन हमारे लिए मसल बिल्डिंग का काम करेगा, एनर्जी सोर्स नहीं है। एनर्जी सोर्स मेजरली कार्बोहाइड्रेट होगा एंड नेक्स्ट आएगी फैट। तो प्रोटीन, हमें ये ध्यान में रखना है कि हम प्रोटीन को एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट नहीं करने की कोशिश करेंगे, विच मीन्स हमें कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सही मात्रा में लेना होगा। दूसरी चीज है कि अगर बहुत ज्यादा लंबा हम ट्रेनिंग करते हैं एंड स्टारवेशन पे, रिमेंबर, यानी कि हम हमारा प्री ट्रेनिंग एंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग की सही मात्रा में डाइट नहीं लेते हैं, देन 50% ऑफ द एनर्जी जो है वो प्रोटीन से मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि हम ज्यादा प्रोटीन ब्रेकडाउन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो हमारे लिए सही नहीं होगा। तीसरी चीज जो हमारे स्पोर्ट्स में याद रखना है कि हमें प्रोटीन सिंथेसिस को ज्यादा से ज्यादा स्पीड अप करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाएंगी एंड ऑफ कोर्स जो मसल स्ट्रक्चर है वो बिगड़ता जाएगा। सो क्या चीजें हैं जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकती हैं? पहली चीज है कि हम कौन से टाइम पे प्रोटीन लेते हैं। इन डिटेल हम बाद में देखेंगे कि कैसे हमें प्रोटीन को लेना है, कौन से टाइम पे, बट जनरली जिस टाइम पे हम प्रोटीन लेते हैं उस टाइम पे ये डिपेंडेंट होगा कि कितना हमें लेनी चाहिए। दूसरी चीज है, क्या हमें सिर्फ प्रोटीन लेना है या इसके साथ साथ कोई और न्यूट्रिएंट भी लेना चाहिए ताकि ये हमारे रिक्वायरमेंट को एड्रेस करे। तीसरी चीज है कि प्रोटीन की कैरेक्टरिस्टिक यानी प्रोटीन की क्वालिटी भी डिपेंडेंट करेगा कि हमारा मात्रा यानी प्रोटीन रिक्वायरमेंट किससे बनती है, अमाउंट इंजेस्टेड एंड एक दिन में कैसे हम स्प्रेड करके प्रोटीन लेते हैं, उससे भी ये प्रोटीन रिक्वायरमेंट रहेगी। एंड ऑफ कोर्स कितना चाहिए, क्या हम फोकस कर रहे हैं ऑन मस्कुलर हाइपोट्रोफी या हमें लीन मसल चाहिए, या हमें ऐसा है कि मायोफाइब्रिलर स्ट्रक्चर बढ़ानी है या माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर बढ़ानी है, इसके बेसिस पे भी हमें अफेक्ट करेगा कि हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे होनी चाहिए। तो पहले आती है स्पोर्ट्स में मसल प्रोटीन सिंथेसिस जो होगा। सो ये रेगुलेशन करती है बॉडी एंड ये आना चाहिए फूड के बेसिस से। तो जब भी हम खाना खाते हैं, मतलब एक प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, तब ये क्या होगा, ये स्टमक में जाएगा जहां डाइजेशन होगी। डाइजेशन होने के बाद जितना मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन जो होगा आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। वहां से क्या होता है, जो भी प्रोटीन है वो लिवर में स्टोर होती है फॉर एक्सेस यूज, इन एडिशन टू जितना हमारी मसल में चाहिए होगी वो सब में होता रहेगा। इसकी वजह से वो क्या होगा, वो सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी
खून के माध्यम से, हार्ट खून को पंप करता है, खून के माध्यम से हमें जितनी भी जरूरत होगी वो सारे होंगे। एंड ऐसे हमारी स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट है, यानी हमारी मसल जो है वो बनेगी, राइट। ये होगा रेगुलेशन ऑफ एमपीएस यानी मसल प्रोटीन सिंथेसिस, जो बेसिकली आपका ये होगा। तो जब हम मसल प्रोटीन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, हमें याद रखना है कि हमें अमीनो एसिड्स की बात जरूर करनी है। अमीनो एसिड्स क्यों की जिक्र होनी चाहिए? क्योंकि कोई भी प्रोटीन हो वो अमीनो एसिड से बनती है। जैसे एक दीवार होती है, दीवार एक प्रोटीन की तरह है, एंड अमीनो एसिड्स क्या होती है? एक ईंट की तरह होती है। तो मसल प्रोटीन सिंथेसिस में एक ये कंस्ट्रक्शन का काम होता है। रिमेंबर, जब भी आप एक्सरसाइज स्पेशली रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा? मसल प्रोटीन सिंथेसिस को आप बिल्ड करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार जो रेसिस्टेंस ट्रेनिंग के बाद तो मसल प्रोटीन सिंथेसिस की हो रही है, बट एक्सरसाइज जब भी करते हैं वहां पे क्या होगा? प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है। तो क्या है कि एक तरफ एक मसल बनता जाएगा, एक तरफ ब्रेकडाउन होता जाएगा, एंड इस सबको कौन रेगुलेट करता रहता है? ये ऑक्सीडेशन की वजह माध्यम से अमीनो एसिड्स, यानी खून में जितना अमीनो एसिड रहती है फॉर सर्कुलेशन एंड डेपोजिशन इन द बॉडी, उस बेसिस पे ये होता है। एंड मसल प्रोटीन सिंथेसिस को हम गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं फॉर बिल्डिंग अप द मसल। सो जब हम अमीनो एसिड्स की बात हो रही है तो हमें पता होना चाहिए, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एंड सुना होगा, कुछ कुछ चीजें तो आप बहुत अच्छे जानते हैं, बहुत काफी मशहूर है कुछ अमीनो एसिड्स। लेकिन मैं सारे अमीनो एसिड्स आपके सामने रखती हूँ एंड जिक्र करती हूँ कि बेसिकली अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। एक है, हमने सीख लिया कि अमीनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन की। तो फर्स्ट है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स यानी ये अमीनो एसिड्स है जो हमारे लिए एक हम खाने के माध्यम से, जरूरी नहीं है कि हम अपने शरीर को पहुंचाए, क्योंकि ये सारे अमीनो एसिड्स जो हैं वो हमारे शरीर में अपने आप बनता रहेगा, खुद बनेगी, इसीलिए इसको हम नॉन एसेंशियल बोलते हैं। लेकिन ये मैंने जो ब्लू में लिखा है वो एलेनिन, ये शायद आप लोगों ने सुना होगा, बीटा एलेनिन, जो आप लोग काफी कोचेस मैंने सुना है कि ये रेकमेंड करते हैं, राइट। एडिशनली करने की शायद ही जरूरत ना पड़े। सेकेंड कैटेगरी आती है कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स। कंडीशनल एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो शरीर में स्पेशली एथलीट्स के लिए जरूरत होती है, क्योंकि एथलीट्स में बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन होता है मसल की, यानी बहुत ज्यादा प्रोटीन की ब्रेकडाउन होता है। तो इस चीजें जो एथलीट्स हैं उनके लिए जरूरत पड़ेगी, एंड जो लोग सिक हैं, जैसे एथलीट्स जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, उनकी इम्यून सिस्टम खराब होती है, तो ये कंडीशनली एसेंशियली अमीनो एसिड इस काम में आती है ताकि उनको इम्यूनिटी बरकरार रखें। सो दो शब्द मैंने ब्लू में कर रखा है, वो आर्जिनिन है, दूसरी है ग्लूटामिन। ये दो शब्द भी आपने सुना होगा, आर्जिनिन सप्लीमेंटेशन एंड ग्लूटामिन सप्लीमेंटेशन, दो चीजें। एंड नेक्स्ट हम आते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या करते हैं? हमें हर हाल में खाने के माध्यम से ही हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये शरीर अपने आप नहीं कर पाएंगी। तो इसमें मैंने आप ध्यान देंगे तो स्क्रीन पे आपका 3 पिंक कलर की वर्ड्स है। एक है आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड वैलिन। ये 3 ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वैलिन जो है, क्या है ये ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स जो आप लोग BCAA बोलते हैं, एंड आपके एथलीट्स को रेकमेंड करते हैं या खुद यूज करा है ड्यूरिंग ट्रेनिंग या जिम के दौरान। तो ये 3 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो ब्रांच चेन है, ये जरूरत है, एंड ये चीजें हमें थ्रू डाइट ही प्रोवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें बाहर, मतलब शरीर खुद अपने अमीनो एसिड्स नहीं बना पाएंगे। तो ये 3 तरह के हैं। मैं इसीलिए अमीनो एसिड्स की जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि पहले हमें प्रोटीन सोर्सेस पे जाते हैं, देन प्रोटीन क्वालिटी पे जाएंगे, क्योंकि हमारा थोड़ा सा बेस बन जाएगा। याद रखना अमीनो एसिड्स की, क्योंकि मैं वापस आने वाली हूँ अमीनो एसिड्स के प्लेस पे। सो सोर्सेस क्या हैं? सोयाबीन, ये नंबर 1 सोर्स है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। फिश, चिकन, अनेक तरह की दाल, मतलब सारे तरह की दाल, मीट, ग्राउंड नट्स, आलमंड्स, काशू नट्स, यानी मेजरली जो नट्स के क्लासिफिकेशन में आते हैं, पनीर, एग्स, मिल्क, ये सारे हमारे मेजर सोर्सेस हैं।
अब हम देखते हैं जब हम मेजर सोर्सेस बोलते हैं तो इसकी नंबरिंग कैसी होती है। फर्स्ट पोजीशन पे सोयाबीन, सेकंड पे, थर्ड पे फिश, फोर्थ पे चिकन। सो आपका अगर आप देखेंगे फर्स्ट एंड पोजीशंस आपके प्रोटीन सोर्सेस ये हैं। तो आप कहेंगे मैम सबसे बेस्ट सोर्स तो प्रोटीन में प्लांट सोर्स बन गया, सबसे लास्ट आ रहा है मिल्क। मैं इसको आपको ज्यादा और समझाने के लिए आपको नंबर्स दे देती हूँ जो क्वांटिटी की बात आती है। हमने नंबरिंग करा है 1 to 10 बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इन 100 ग्राम्स, यानी परसेंटेज के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको ये है कि सोयाबीन 100 ग्राम में से लगभग 37 ग्राम सोयाबीन में, 100 ग्राम के सोयाबीन में 37% प्रोटीन रहेगी। ऐसे आप देखते जाइए स्क्रीन पे तो आपको पता चलेगा कि जब हम पहुंच जाते हैं मिल्क के पास तो वो 3.6 यानी ऑलमोस्ट 10% कम, राइट। सो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट चलते हैं अगले स्क्रीन पे, क्योंकि क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों एक नहीं है ये बताने के लिए आपके स्क्रीन पे ये है। जब हमने अमीनो एसिड की स्क्रीन देखा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स देखा, हमको ये पता होना चाहिए, मीन जानना चाहिए कि क्वांटिटी ही नहीं क्वालिटी भी जरूरत पड़ेगी। क्वालिटी किस बेसिस पे होगा? क्वालिटी फॉर स्पोर्ट्स पर्सन होगा एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड लूसिन एसेंशियल अमीनो एसिड तो है ही, बट खास तौर पे एक एथलीट के लिए लूसिन करके ये ब्रांच चेन अमीनो एसिड काफी मदद करेगी मसल प्रोटीन सिंथेसिस पे। ये प्रूवन है, रिसर्च बेस्ड। तो अगर हम देखते हैं एनिमल सोर्सेस जो हैं वो फर्स्ट लिस्ट में आ रहे हैं एंड प्लांट सोर्सेस जो हैं वो सब्सिक्वेंटली आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जितना एसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो कंटेंट है वो प्लांट सोर्सेस में ज्यादा है एंड एनिमल सोर्सेस में ज्यादा है एंड प्लांट सोर्सेस में भी है। बट जो लूसिन, सिर्फ ये लूसिन की बात हो रही है, राइट। क्या सिर्फ लूसिन ही एक अमीनो एसिड है? नहीं, ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। सो क्वालिटी कैसे असेस करेंगे? क्वालिटी ऐसे असेस करेंगे कि उसको कहते हैं पेरिकास, यानी प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी अमीनो एसिड स्कोर, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड मतलब हर प्रोटीन को क्वालिटी की बेसिस पे इसको रैंक करा है कि कैसे हो सकता है। तो इसमें मिल्क, एग मिल्क, वे प्रोटीन जो सिंथेटिक सप्लीमेंट है, केसीन जो सिंथेटिक सप्लीमेंट है, एंड सिंथेटिक सोय प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में नेचुरल सोय की नहीं बात कर रही हूँ, सोया की नहीं बात कर रही हूँ। तो ये 5 चीजें जो है ये अमीनो एसिड स्कोर है 1 पे, विच मीन्स हाईएस्ट क्वालिटी। अगर हम बाकी सब देखते हैं इसका पता चलता है कि इन सारी चीजों में प्रोटीन होने के बावजूद वो स्कोर 1 नहीं है, यानी 100% हमें डाइजेस्टिबिलिटी नहीं होगी एंड अमीनो एसिड कंटेंट नहीं रहेगा। इस बेसिस पे क्या हुआ है, रिकमेंडेशंस बनी हैं कि कैसे हमें यूज करनी है बोथ क्वांटिटी को एंड क्वालिटी को। जब भी हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, रिकमेंडेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा एक ही मकसद है, मेजर मकसद ये है कि हम मसल प्रोटीन सिंथेसिस को मैक्सिमम देनी है। एंड एक है ट्रेनिंग से होगा, बट खाली ट्रेनिंग से नहीं होगा, इसके साथ साथ अगर हाई प्रोटीन डाइट होगी तो इससे पूरी ऑप्टिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो जनरल रिकमेंडेशन ये है कि एक हाई क्वालिटी में, इसीलिए आपको पेरिका स्कोर्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी की जिक्र करा ताकि आपको ये रिकमेंडेशन समझ में आए। अगर हम एग की एग्जांपल लेते हैं जिसका पेरिका स्कोर 1 है, या सोय प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो सप्लीमेंट फॉर्म पे, नेचुरल फॉर्म पे नहीं, सप्लीमेंट फॉर्म पे वो 1 है, तो अगर वो देखते हैं देन हमें पर केजी बॉडी वेट कितना चाहिए होगी, 0.25 ग्राम्स चाहिए होगी ऑफ प्रोटीन। एंड अगर हम एब्सोल्यूट डोज यानी एक क्वांटिटी की बात होती है, देन हमें 20 to 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जरूरत पड़ेगी फॉर मैक्सिमाइजिंग मसल प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो पूरी डाइट है एक दिन की,
उसमें 10 to 12 ग्राम्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कंप्लीटली मिलना चाहिए एंड साथ के साथ 1 to 3 ग्राम्स ऑफ ल्यूसिन भी होनी चाहिए। तो रिकमेंडेशंस में 4 चीजें हैं। एक है हम बॉडी वेट के हिसाब से जा सकते हैं जहां पे 0.25 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट होगा, या एब्सोल्यूट पोस्ट ट्रेनिंग जो सिंगल डोज है, सिंगल डोज वो 20 to 40 ग्राम्स हो सकता है। एंड इसके साथ हमारी डाइट में ये होनी चाहिए कि 10 to 12 ग्राम्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जिसकी हमने 9 लिस्ट की देखी है, साथ के साथ 1 to 3 ग्राम्स ऑफ ल्यूसिन हो। जब ये फुलफिलमेंट होगा तब हम मसल प्रोटीन सिंथेसिस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एंड जब क्वांटिटी की बात आती है, जब रिसर्च प्रूवन है, तो अप्रोक्सीमेटली 2.2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे, यानी अगर हम कह रहे हैं 0.25 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन, ये इन पोर्शंस होगा। अगर पूरी दिन की बात हो रही है तो फॉर एग्जांपल अगर एक एथलीट 60 केजीज के है, देन इट इज अंडरस्टूड देन 122 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन उनकी डेली डाइट में जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम कैटेगरी वाइज। अगर एक रिक्रिएशनल एंड्योरेंस एथलीट है जिसका ट्रेनिंग होती है 4 से 5 टाइम 30 मिनट्स के सेशन पे एंड इसका VO2 max 55% तक रीच होती है, देन इनका इंटेक 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पूरी दिन के लिए काफी है। अगर एक एथलीट रेसिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं इन स्टेडी स्टेट, यानी जैसे हमकी जिम ट्रेनिंग होती है, देन 1 to 1.2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट काफी है। मॉडरेट इंटेंस एक्सरसाइज फॉर एंड्योरेंस एथलीट जो 4 to 5 टाइम्स पर डे लेते हैं, करते हैं ड्यूरेशन मैक्सिमम 1 घंटे तक, तो 1.2 ग्राम्स की रिकमेंडेशन है। फॉर एग्जांपल जितने भी फील्ड स्पोर्ट्स हैं लाइक फुटबॉल एंड पावर स्पोर्ट्स हैं, उनकी जो इनटेक की रेंज है वो 1.4 से 1.7 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। एंड अगर अर्ली स्टेज में है, रिमेंबर हम कह रहे हैं रेसिस्टेंस एथलीट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में तो कम प्रोटीन जा रहा है, वेयर एज रेसिस्टेंस एथलीट्स अर्ली ट्रेनिंग, यानी उनकी ट्रेनिंग पीरियड जो है वो बिगिनर्स हैं। ट्रेनिंग के टाइम पे हम देखेंगे तो वो बिगिनर हैं, तो अगर ऐसा है उनको जो एथलीट्स वेल ट्रेन्ड हैं उनसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो एडाप्टेशन होता है, ट्रेनिंग एडाप्टेशन के लिए हमें ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जो मोर एक्सपीरियंस्ड एथलीट से विद द सेम काइंड ऑफ एक्सरसाइज अर्ली ट्रेनर्स को ज्यादा जरूरत पड़ेगी। एंड एलीट एंड्योरेंस एथलीट्स को 1.6 मिनिमम इनटेक होगा ग्राम पर केजी बॉडी वेट। ये जनरल रिकमेंडेशन है जो आईओसी ने दिया है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। तो हमें कौन से टाइम पे प्रोटीन लेना चाहिए? क्या जरूरी है हमें प्री ट्रेनिंग लेना चाहिए? डेफिनेटली जरूरत नहीं पड़ेगी प्री ट्रेनिंग के लिए, ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि जब हम पोस्ट ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, पोस्ट ट्रेनिंग में हमें प्रोटीन लेना जरूरी है, जो हमने देखा था ऑलरेडी 20 to 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, लेकिन इसके साथ हमें 8 to 10 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर लेंगे, आई विल पुट इट एट 6 to 10 ऑल्सो। अगर हम 6 to 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं को इंजेक्शन। को इंजेक्शन मतलब 2 डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को एक साथ लेना। तो 2 डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को अब जब को इंजेस्ट करते हैं, देन मैक्सिमाइज करते हैं हम मसल प्रोटीन सिंथेसिस को। अगर रेगुलर डाइट है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 0.2 ग्राम से 0.5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट हम ले सकते हैं। तो क्या हमारा मेजर एम होना चाहिए, एक बाउट में यानी एक मील में कम से कम 20 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होना चाहिए, एंड ये ट्रेनिंग के हिसाब से भी होगा। एंड ल्यूसिन की कंटेंट हमने पहले भी देख चुके हैं कि 3 ग्राम्स 1 to 3 ग्राम्स ऑफ ल्यूसिन होनी चाहिए डाइट में। 8 to 10 ग्राम्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं। एंड रेगुलर इंटरवल्स में हमें प्रोटीन लेने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि हमने जैसी ट्रेनिंग खत्म कर लिया, हमने प्रोटीन ले लिया, उसके बाद हमने प्रोटीन को भूल गए, ऐसा नहीं है। अगर हमें मसल प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, देन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि मसल प्रोटीन जो सिंथेसिस होती है वो 48 आवर्स तक चलता रहेगा। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इट विल गो अप टू 48 आवर्स। अगर 48 आवर्स तक जा रहा है, इसका मतलब हमें कंटिन्यूअली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल करनी पड़ेगी ताकि हमारी प्रोटीन सही मात्रा में हमारे शरीर में आए। सो नेक्स्ट गोइंग ऑन टू द रिकवरी। तो प्रोटीन एक है कि हमने रिकमेंडेशन देखा, ये भी है कि हमें रिकवरी के लिए भी प्रोटीन जरूरत पड़ेगी। खाली सिर्फ मसल प्रोटीन सिंथेसिस
पोस्ट ट्रेनिंग ही नहीं, ओवरऑल भी चाहिए, रिकवरी के लिए भी चाहिए। इसके लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम प्रोटीन लेते हैं, जिस टाइमिंग एंड क्वालिटी की बात हो रही थी, उसको ध्यान में रखें। अगर हम प्रोटीन लेते हैं, ये तो स्ट्रेंथ एंड मसल मास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज, लेकिन मैं रिपीट कर रही हूँ, रिकवरी के लिए कोई इंजेक्शन विद कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। सिर्फ प्रोटीन लेंगे तो आपका रिकवरी पूरी नहीं हो पाएगी। तीसरी चीज है कि प्रोटीन बिफोर स्लीप, ये भी मैं बाद में एक और स्लाइड आएगा जहां पे हम रिकवरी की बात करेंगे, नेक्स्ट इमीडिएट स्लाइड, जहां स्लीप एंड प्रोटीन इंजेक्शन यानी टाइमिंग की बात आती है, वो जिक्र करेंगे हम। देन ऑफ कोर्स आपको पहले ही मैंने बोल चुकी हूँ कि प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टर स्कोर जो है, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखना है अगर हम रिकवरी की बात कर रहे हैं। तो स्लीप के बारे में रिलेशन क्या है प्रोटीन के साथ? अगर फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक स्लाइड रखा है जहां पे एक स्टडी हुआ है सिंडर्स एट अल ने 2015 में, जहां उन्होंने स्टडी करा कि प्रोटीन स्लीप के साथ कैसे जुड़ी हुई है ना, कैसे हमारा मसल एंड स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। तो इन्होंने क्या करा, 28 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन को सप्लीमेंट करा। देन उन्होंने जिनके भी उनके सब्जेक्ट्स हैं वो सो गए थे, बट खाली प्रोटीन ने दिया। याद रखिए, प्रोटीन 28 ग्राम्स के साथ 15 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी दिया है नींद से पहले। जब उन्होंने ऐसे करा है, वो भी कब, 12 वीक्स ऑफ रेसिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ। तो दो ग्रुप से, एक थे जहां पे 12 वीक्स ऑफ रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करा, जहां पे उनको 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन 15 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के साथ दिया। एक ग्रुप था जहां पे उनको 12 वीक्स ऑफ रेसिस्टेंस ट्रेनिंग ही दिया गया है, जहां प्रोटीन की सप्लीमेंटेशन नहीं हुई थी। जिन लोगों को प्रोटीन दिया गया है, उन लोगों में ग्रेटर स्ट्रेंथ गेन था एंड ग्रेटर मसल था। नॉट ओनली क्रॉस सेक्शनल मसल, मतलब पूरे बॉडी पे, ऑल ओवर द बॉडी, मतलब इट इज नॉट विद अ स्पेसिफिक एरिया। क्रॉस सेक्शनली प्रोटीन यानी मसल ग्रोथ एंड स्ट्रेंथनिंग हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कंक्लूड करते हैं इस स्टडी से कि प्रोटीन जो है, अगर रिकवरी की बात आती है, इट इज बेस्ट नॉट ओनली पोस्ट ट्रेनिंग थ्रू आउट द डे, बट इंपॉर्टेंटली आपको सोने से पहले देना, वो भी कार्बोहाइड्रेट को इंजेक्शन के साथ होगा, तो आपका मसल स्ट्रेंथ एंड मसल मास दोनों बढ़ेगी। तो आते हैं स्पेशल पॉपुलेशन पे। पहले मास्टर एथलीट्स जो ऑलमोस्ट 40 इयर्स के ऊपर होते हैं, वो भी ट्रेनिंग करते हैं, वो भी मैराथन करते हैं, कोई भी स्पोर्ट करते हैं, तो उनके लिए भी हमें कैटर करना पड़ेगा। अगर करते हैं तो इम्पोर्टेंट चीज है, हमें याद रखना है, जैसे जैसे उम्र होता है मसल वेस्टिंग होगा, स्पेशली 40 इयर्स के ऊपर जब कोई पहुंच जाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट उनकी मसल वेस्टिंग यानी मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो अपने आप कम होता जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि जो एथलीट्स आप अगर कोच करते हैं, जो सीनियर एथलीट्स हैं, ओल्डर एथलीट्स हैं, याद रखना कि जो हमने रिकमेंडेशन तो देखा है, उससे ज्यादा रिकमेंडेशन इनके लिए जरूरत पड़ेगी। एंड इमीडिएटली हमने जो स्लीप की बात कर रहे थे, वहां पे तो 28 ग्राम्स का प्रोटीन चाहिए था, बट यहाँ पे इन लोगों को 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए होगी, यानी क्वांटिटी ज्यादा होगी। इसके साथ हमें ये याद रखना है कि 0.2 ग्राम्स का नॉर्मल एथलीट्स के लिए जो कम एज के हैं, बट जो एथलीट्स अगर 50 इयर्स के आसपास हैं, देन इनको हम डबल करना पड़ेगा प्रोटीन रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल हम इनको देना है 0.4 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट, एंड ये भी हमें एक टाइम पे नहीं देना है, वी हैव टू गिव इट इन स्प्लिट मील्स, यानी 4 या 5 बार में इनको इतनी क्वांटिटी बढ़नी चाहिए उनकी डाइट में। एंड जो प्रिफरेबल होगा उनके लिए प्रोटीन की जो होगा, स्पेशली ड्यूरिंग स्लीप टाइम, वो है कि स्लीप की प्रोटीन के साथ 0.4 ग्राम्स केजी बॉडी वेट की प्रोटीन जो हमने 4 to 5 टाइम्स दिया है, उसके साथ हमें याद रखना है कि मिल्क, योगर्ट यानी कि दही मान सकते हैं, एंड नट्स जैसे ड्राई फ्रूट्स, आमंड्स, नॉट ड्राई फ्रूट्स, आमंड्स, कैश्यूज, वॉलनट्स, पिस्ताशियो, ऐसे नट्स को हम ज्यादा इनको दे सकते हैं, तब इनका मैक्सिमाइज होगा मसल प्रोटीन सिंथेसिस। तो नेक्स्ट आते हैं वेजिटेरियंस पे। मैं यहाँ स्टॉप करना चाहती हूँ, मैं कोई भी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं लाना चाहती। जब मैं वेजिटेरियंस की बात
कह रही हूँ, यहाँ मैं क्लासिफाई कर रही हूँ ओनली बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो सोर्स ऑफ प्रोटीन दो तरह के हैं, एक है एनिमल बेस्ड, एक है प्लांट बेस्ड। तो अब जिक्र होगा कि जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वो डाइजेस्टिबिलिटी से डिपेंडेंट है एंड अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन से डिपेंडेंट है। एंड हमें ये याद रखना पड़ेगा कि प्लांट सोर्सेस में अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन कम होगी, यानी हर प्लांट सोर्स में आपकी पूरी तरह जितनी हमारी 9 अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो चाहिए है वो हमें प्लांट प्रोटीन में नहीं मिलेगा। नंबर 2, हमें ये भी याद रखना है कि डाइजेस्टिबिलिटी जो है वो कम है कंपेयर टू एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स। इसीलिए हमें थोड़ी सी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा जब हम वेजिटेरियन एथलीट्स को हैंडल करें। रिमेंबर, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट प्लांट बेस्ड सोर्सेज एंड एनिमल बेस्ड सोर्सेज। कहीं पे भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि वेजिटेरियन मतलब आपको सिर्फ दूध पीना है या नहीं पीना है, ये इसमें नहीं पड़ने वाली है। ओके, सिर्फ ये है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन है या एनिमल बेस्ड प्रोटीन है, आप जिसको जैसे आप इसको क्लासिफाई करना चाहते हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में ये है कि उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स की कमी होगी, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट प्रोटीन्स बोलते हैं या पार्शियल प्रोटीन्स बोलते हैं। एंड एग्जांपल्स आपको तो बिल्कुल जानते हैं, जो भी प्लांट से आती है वो सारे इनकम्प्लीट प्रोटीन्स हैं। हम जो एनिमल से आती है उसको हम बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन्स, क्योंकि हर एनिमल बेस्ड प्रोटीन में हमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें मिल जाएंगे। एंड एनिमल मतलब इंक्लूडिंग मिल्क, मिल्क एनिमल से आती है, देयरफॉर इसको हम एनिमल बेस्ड सोर्स बोल रहे हैं। अभी ये सारे हमें कंप्लीट प्रोटीन्स कहला जाता है। सो जो लोग वेजिटेरियंस की बात हो रही है ना, जो जहां पे वो लोग बिल्कुल प्लांट बेस्ड सोर्स से ही अगर उनको प्रोटीन लेना चाहिए वो भी हो पाएगा, तो इसका जरिया ये है कि हम एक या दो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स को क्लब करें। अगर हम एक या दो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स को क्लब करते हैं देन हमें एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाती है, क्योंकि प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स में कंप्लीट प्रोटीन्स नहीं होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इसको कैसे करते हैं, एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल्स ये है, इफ यू आर साउथ इंडियन, आप जो इडली डोसा अप्पम जो है उसका कॉम्बिनेशन जो है वो बनती है दाल से एंड चावल से। सो ये क्या हो रहा है, चावल में लाइसिन की कमी होती है एंड प्रोटीन पल्सेस में क्या होता है, मिथियोनिन करके एक अमीनो एसिड की कमी होती है। तो दोनों मिक्स करने की वजह से क्या होगा, आपको कंप्लीट हो रहा है एक एसेंशियल अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट, एक नहीं पूरी एसेंशियल अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट। एक एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल है जहां पे हमारे पास पल्सेस हैं, मतलब सारे तरह की दाल है। सारे तरह की दाल के साथ अगर हम नट्स यानी कि आमंड्स, पिस्ताशियो, कैश्यूज, वॉलनट्स, जितने भी नट्स हैं, अगर हम इसको मिक्स करते हैं एंड हम कंज्यूम करते हैं देन क्या होगा, हम इनकम्प्लीट प्रोटीन्स को कंप्लीट बना रहे हैं। एक और एग्जांपल है जहां पे हमने दलिया को आमंड्स के साथ डाला है। हालांकि यहाँ पे हमने क्या करा है, मिल्क का एग्जांपल भी रख रही हूँ, क्योंकि हमारे देश में जो मिल्क कंज्यूम करते हैं उनको भी वेजिटेरियन कहा जाता है। सो इसीलिए इफ दे क्लासिफाई देमसेल्व्स, आपको अपने आप को वो वेजिटेरियन मानते हैं, दूध भी पीते हैं, देन दूध के साथ अगर दलिया जाती है उसमें ड्राई फ्रूट्स जैसे आलमंड्स डालती हैं तब भी वो कंप्लीट बन जाता है। एंड एक और एग्जांपल है जहां पे दूध के साथ नट्स या सीड्स जाती है, यानी मिल्क प्रोडक्ट एंड सीड एंड फ्रूट वैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए है। ये फॉर एग्जांपल चिया सीड्स हैं। अगर हम सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, जितने भी सीड्स आजकल बहुत मशहूर होने लगी हैं, अगर हमने सीड्स के साथ मिल्क ऐड करा तब भी क्या हो रहा है, मिल्क की वजह से वो कंप्लीट हो रहा है प्रोटीन। तो ऐसे हम कॉम्प्लीमेंट करके अगर वो है एथलीट्स जो मिल्क बेस्ड हैं, वो कोई और एनिमल सोर्स मिल्क के सिवा नहीं लेते हैं, देन वो ऐसे कॉम्प्लीमेंट करके उनकी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है एसेंशियल एसिड्स की, एसेंशियल अमीनो एसिड्स की, वो ऐसे भरपाई कर सकते हैं। सो क्या रिकमेंडेशन होगा, ये हमें याद रखना है कि इनकी जो रिकमेंडेशन है वो एक एनिमल बेस से जो सोर्सेस आती है वो उतना ही एक वेजिटेरियन के लिए भी होगा। मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस तो सेम है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे
क्वालिटी की इश्यू आती है, तब हमें ये थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स को एडजस्ट करेंगे। एंड ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये डोमेन है एक न्यूट्रिशनिस्ट की कि कैसे वो अपनी डाइट प्लान्स को, रेसिपीज को चेंज करे ताकि उनको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन या कंप्लीट प्रोटीन मिले। अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन जो रेकमेंड करती है, जो भी वेजिटेरियन एथलीट्स हैं, उनका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस की नजरिए से हमें देखना है कि परफॉर्मेंस इनको रुकना नहीं चाहिए, देन इनका रिकमेंडेशन होगा 1.3 ग्राम्स टू 1.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। ठीक है, देन हम चलते हैं प्रोटीन अगर एक्सेस होती है तो बहुत सारी चीजें लोग बोलते रहते हैं, तो क्या हम प्रोटीन एक्सेस ले सकते हैं? मेरी एथलीट्स जो हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया कि हर तरह के हैं। ऐसे भी एथलीट्स हैं जो कंज्यूम करते हैं 3.5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट ऑफ प्रोटीन, इतना एक्सेस भी जाता है। तो अगर ऐसा केस है तो क्या कोई उनका हार्मफुल इफेक्ट्स होगा? पहली चीज हमें याद रखना है कि जैसे जैसे डाइटरी प्रोटीन ज्यादा होता जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारी जो कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन जो है वो गिरता जाएगा। अंडरस्टूड, वो होगा ही होगा इफ इट इज नॉट प्लान्ड प्रॉपरली। अगर ऐसा है, एक एथलीट के लिए आपने शायद कल सुना होगा कार्बोहाइड्रेट की लेक्चर पे कि कार्बोहाइड्रेट के बिना एक एथलीट का फ्यूएलिंग नहीं हो पाएगा। पहली चीज, एक एथलीट को फ्यूएल की जरूरत है, एक्सरसाइज करनी है, compete करना है, ट्रेन करना है, तो फ्यूएलिंग नहीं हो पाएगी। इसीलिए जरूरी है कि कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट बरकरार है। अगर डाइटरी प्रोटीन ज्यादा होती है, नेचुरली ये होता है बाय प्रैक्टिस कि उनका डाइटरी कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट कम हो जाता है एंड देयरफॉर इनका फटीग की इश्यूज होती है। वैसे प्रोटीन तो रिकवरी करेगा, बट ऐसे कंडीशंस में आपको रिकवरी में काम नहीं आएगी, क्योंकि फटीग की जो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है वो कार्बोहाइड्रेट से होती है। दूसरी चीज है कि कार्बोहाइड्रेट क्योंकि कम हो जाएगा, वो इंटेंस ट्रेनिंग कभी नहीं कर पाएंगे। इंटेंस ट्रेनिंग नहीं होगा, उनकी सही मात्रा में ट्रेन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, परफॉर्मेंस अपने आप गिर जाएगा। एक और चीज है कि अगर प्रोटीन इंटेक ज्यादा कर देते हैं, देन कभी कभी ये है कि कुछ लोग सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन खाते रहेंगे, बाकी सब नहीं खाएंगे, तो उनकी ओवरऑल जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है फॉर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, वो गिर जाएगी। या कभी ऐसे भी हो जाता है कि उसकी वजह से ज्यादा खाने लगेंगे प्रोटीन एंड एनर्जी भी इसकी ट्रांसलेशन पे ज्यादा हो जाएगा एंड उनकी जो वेट इश्यूज है वो हो सकता है। एंड देन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट जो मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो अपने आप वो कम हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम चलते हैं मिथ्स के यहाँ। जब मिथ की बोल रहे हो तो ये है ओपिनियंस। हमने ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं प्री स्लीप प्रोटीन। प्री स्लीप प्रोटीन आजकल बहुत ही रिकमेंडेशन में है बिकॉज दिस विल प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूवन टू इम्प्रूव रिकवरी। अगर रिकवरी इम्प्रूव कर रही है प्री स्लीप प्रोटीन, बट लोग ये भी कहते हैं कि ये फैट लोगों को फैटी बनाता है, मतलब मोटा बनाता है, हेल्दी बना देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग प्री स्लीप प्रोटीन ये है कि रिकवरी है, मसल ग्रोथ होगा, स्ट्रेंथ इंप्रूव करेगा, फैट मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल टच नहीं करेगी, इंपेयर नहीं करेगी, कम नहीं करेगी। हालांकि क्या होगा, अगर सोने से पहले अगर प्रोटीन लेते हैं तो आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, तब भी आपको लगेगा कि हल्का सा आप फिल्ड हो, भूख नहीं लगेगी। तो इसीलिए ये जरूरी है कि प्री स्लीप प्रोटीन जो है, लोग कहते हैं अगर फैट मतलब हेल्दी बनाता है, आपको वेट पुट ऑन करता है, नहीं, ये नहीं होगा। बट हालांकि ऑन द कॉन्ट्ररी क्या होगा कि इसको इतनी सारी बेनिफिट्स होंगे अगर आप प्री स्लीप प्रोटीन लेते हैं। सेकेंड मिथ है कि बीसीडब्ल्यू हर हाल में चाहिए रिकवरी के लिए, बट लिटरेचर ये बताता है कि अगर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हम बीसीडब्ल्यू लेते हैं, ये क्लेम है कि बीसीडब्ल्यू जरूरी है, बट लिटरेचर इसको आई विल से अग्री करती है, बट ये है कि वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि वो हर हाल में प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाएगी। ये भी बहुत सारे लोग रेकमेंड करते हैं कि बीसीडब्ल्यू अगर लेंगे तो मसल सोरनेस कम होगा। रिसर्च बिल्कुल इसके फेवर में नहीं बोलता।
तीसरी चीज है कि बहुत ज्यादा रिकवरी होगा, एंड जैसे तुरंत आप बीसी लेंगे या ड्यूरिंग ट्रेनिंग लेंगे तो ये कॉस्ट इफेक्ट, यानी अगर प्रोटीन बीसीडब्ल्यू की वजह से ही आपका रिकवरी हुआ है, ऐसे कुछ भी नहीं है, डॉक्यूमेंटेडली नॉट प्रूवन, रिसर्च ये नहीं बताती है। तीसरी चीज है कि बीसीडब्ल्यू से आपका फंक्शन यानी कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव होता है, ये भी गलत चीज है क्योंकि इसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन यानी साइंटिफिकली नहीं प्रूवन है। ऐसे ही इम्यून सिस्टम के लिए कुछ लोग बोलते हैं बीसीडब्ल्यू ले लो, बट ये भी नॉट प्रूवन। एंड मेंटेनेंस ऑफ मसल या ग्रोथ ऑफ मसल के लिए भी बीसीडब्ल्यू चाहिए होगी, बट हालांकि कोई भी चीज में जो अपने जिक्र कर रहे हैं, लोग बोलते हैं, क्लेम करते हैं, आप कोचेस क्लेम कर सकते हैं, एथलीट्स क्लेम कर सकते हैं, या सप्लीमेंट कंप्लीट क्लेम कर सकते हैं कि बीसीडब्ल्यू से ये होगा, बट साइंटिफिकली इट इज नॉट प्रूवन। ये मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। तीसरी जो कॉमन ये है कि आजकल बहुत सारे लोग रेकमेंड करें आमंड मिल्क पी लो, कोकोनट मिल्क पी लो, आपको प्रोटीन हो जाए, मिल जाएगा, रिकवरी होगी। अगर हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो 100 ग्राम्स के हिसाब से यानी 100% के हिसाब से देखें तो काउ मिल्क में आपको लगभग 8 to 9% मिलेगा, सोया मिल्क में 6% मिलेगा, बट कोकोनट मिल्क एंड आमंड मिल्क में आपको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट है। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर कोई रेकमेंड, न्यूट्रिशनिस्ट भी रेकमेंड कर रहे हैं कि आपको आमंड मिल्क से प्रोटीन मिलती है, रिकवरी होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ये है। तीसरी चीज है कि मिल्क प्रोटीन से सोया प्रोटीन बेटर है, या कहते हैं कि आपको सोया प्रोटीन ही लेना चाहिए। ये स्टैटिस्टिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट बार है जो आपको वे प्रोटीन है, सेकंड बार है केसिन प्रोटीन, और थर्ड बार है सोया प्रोटीन। तीन प्रोटीन को अगर हम लेते हैं, इसका स्टडी करा है साइंटिस्ट ने, तो ये पाया गया है कि मिल्क प्रोटीन यस इज बेटर सोया प्रोटीन से, बट केसीन से सोया बेटर है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि वे प्रोटीन सबसे बेस्ट, अगर केसीन और सोया प्रोटीन से हम कंपेयर करेंगे, डेफिनेटली सोया इज बेटर। लास्ट मिथ जो है वो है कि हम ज्यादा प्रोटीन लेने से हमारा कैल्शियम यानी बोन्स वीक होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो वीक हो। जो आपकी ग्रीन डॉट लाइंस हैं, एरो मार्क्स हैं, ये बताती है कि आपने प्रोटीन लिया। प्रोटीन क्या करेगा? प्रोटीन विल स्टिमुलेट द एनाबॉलिक ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि प्रोटीन इज अ फंक्शनल प्रोटीन एंड स्ट्रक्चरल ऑल्सो। तो हमने पहले स्लाइड पे देखा फंक्शंस में कि ये हार्मोन की फॉर्म होती है, तो वो एनाबॉलिक हार्मोन को तो स्टिमुलेट करेगा ही। जब वो करेगा तो बोन में डेपोजिशन, कैल्शियम की डेपोजिशन होती है, मसल मास भी बढ़ता है, बट जरूरी नहीं है कि वो बोन्स में से कैल्शियम को निकाल के हमें सर्कुलेशन पे डाले। उसका मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है, वो प्रोटीन से रिलेटेड नहीं है। तो आप ये ध्यान में रखिए कि प्रोटीन ज्यादा खाने से कैल्शियम वीक होगा, बिल्कुल ये गलत है। सो हमारे की टेकअवेज क्या है? जब भी हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, वो अमीनो एसिड पे आके रुकना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अमीनो एसिड्स जो हैं वो मसल प्रोटीन सिंथेसिस को एनकरेज करती है, बिल्ड करती है, स्टिमुलेट करती है। जब ये करती है, इसका मतलब ये है कि वो डोज रेस्पॉन्स है, यानी कि क्वांटिटी के बेसिस पे वो होगा। इसीलिए उन्होंने, साइंटिस्ट ने बहुत सालों का रिसर्च के बाद डिसाइड करा है कि 20 to 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ही हमें मसल प्रोटीन सिंथेसिस करेगी, एंड मैक्सिमम 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ही चाहिए होगी पर केजी बॉडी वेट। एंड डोज रेस्पॉन्स के हिसाब से हम एक मील के हिसाब से देखेंगे तो 0.25 ग्राम्स टू 0.4 ग्राम्स की जरूरत है अगर नॉर्मल एथलीट है। अगर ओल्डर एथलीट या मास्टर एथलीट्स हैं तो मिनिमम 0.4 to 0.8 ग्राम्स चाहिए होगी। एंड जब भी हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, जरूरी है कि हम याद रखें कि ल्यूसिन हमें जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड एक डाइटरी सोर्स है जो खास तौर पे आप शायद ना जाने हो, मक्का जो है यानी कॉर्न। Corn is a very good source of leucine. Okay. And then general recommendation daily intake कम से कम 1.6 ग्राम्स होनी चाहिए।
मैक्सिमम अप टू 2.2 ग्राम्स फॉर बेनिफिट, इससे ज्यादा नहीं बोला है, क्योंकि 2.2 ग्राम्स के बाद जो है कहते हैं कि ये मसल बिल्ड करेगा, नहीं करेगी मसल्स बिल्ड। तो ये की टेकअवे से जो हमें याद रखना पड़ेगा जब भी हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो मैसेज है कि यस, स्पोर्ट्स में एंड जनरल हेल्थ में प्रोटीन की भूमिका है। जरूरी नहीं है कि वेजिटेरियन डाइट में हम प्रोटीन को सप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, प्रोटीन की कॉम्प्लीमेंट्री सोर्सेज भी हैं। प्रोटीन क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, एंड इट इज टोटली द डोमेन ऑफ द न्यूट्रिशनिस्ट। एंड प्रोटीन को इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज भी कंज्यूम करना पड़ेगा, इनके साथ साथ इसको स्प्लिट करके पूरी दिन में भी लेनी पड़ेगी फॉर बेस्ट इफेक्ट्स। एंड देन अमीनो एसिड स्कोर के बारे में तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा ना, ऑफकोर्स। याद रखिए, इट इज नॉट दी वन साइज फिट ऑल कि आप कहेंगे कि हाँ आपको इतना ही प्रोटीन लेने चाहिए, ऐसे ही लेना चाहिए, क्योंकि दिस इज वेरी इंडिविजुअलाइज्ड। ये वन साइज फिट ऑल बिल्कुल नहीं है। एक ही टीम में अलग अलग प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स होती है डिपेंडिंग ऑन देयर कंडीशंस। तो वन साइज फिट ऑल की प्रोपोजिशन तो है नहीं। ऑफ कोर्स ये मेरी कंटेंट है फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। इफ देयर आर एनी क्वेरीज यू कैन put it on my Instagram account if I'm not able to answer you today. Thank you so much. अब मैं आप लोगों को